Welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about non-profit organization. Non-profit organization क्या होता है? Not for profit organization क्या होता है? क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नाम में ही मतलब है इसका कि जिस चीज में हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो ऑर्गेनाइजेशन, देखो जितनी भी कंपनीज होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, सारे क्यों काम करते हैं? फॉर प्रॉफिट मोटिव। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो वाला काम करते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं चाहिए होता। जैसे इसकी डेफिनेशन में कहा गया है, एनपीओ आर द थिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ऑनर। ये अपने लिए काम नहीं करती, अपने ऑनर के लिए काम नहीं करती। ये ऑल द मनी अर्न बाय और डोनेटेड मतलब जो इनको फंडिंग होती है, जितनी भी एनपीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको फंडिंग होती है बाहर मार्केट से, ठीक है, बाहर मार्केट से या कोई भी जना इनको फंडिंग करता है फॉर सोशल कोज। उस फंडिंग को वो क्या करते हैं? परस्यूइंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में। मतलब वो उसको क्या काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। समझ में? क्लियर है? ठीक है, और उसको आगे लेके चलते हैं। अब ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, 12th क्लास में आएगा ये, ओके। और ये आएगा आपका, इट कैरीज 10 मार्क्स। एनपीओ जो कैरी करेगा वो 10 मार्क्स कैरी करेगा। 10 मार्क्स में उसके 3 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, एक आएगा 3 मार्क का, और एक आएगा 1 मार्क का, जो की थ्योरी, जो आपके स्टार्टिंग में थ्योरी आएगी उसमें 1 नंबर का आएगा, बाकी 6 और 3 मार्क्स आएंगे। 10 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स में ही आपको जितना अब तक आपने 11th क्लास में सिलेबस पढ़ा है वही सब आएगा इसके अंदर, ठीक है। एनपीओ का मतलब हमने समझ लिया। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर है, सबसे पहला फीचर है इसके अंदर कि मेन एम इज सर्विस। एनपीओ का कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबसे पहला प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव क्या होता है? कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। बट एनपीओ में क्या है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है मेन एम? कि उसको सर्विस करनी है। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, या हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए जो पढ़ाते हैं, कई सारे एनजीओ हो गए जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कई ऐसे समूह होते हैं जो शादियां करवाते हैं लोगों की, तो वो क्या है? एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनको डोनेशन होता है, फंडिंग होती है बाहर से, पर वो काम कैसे करते हैं? अपना सर्विस करते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा है हमारा फॉर्म। ये बनता कैसे है, ठीक है। तो इसके बनने में क्या कहा गया है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको एक तो गवर्नमेंट। इसको बनाना बहुत ईजी होता है, इसके लिए कुछ लीगल एंटिटी लगती है और उसके बाद ये आराम से बन जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेट एंटिटी, ये टर्म हमने कई बार सुना है। जब हम कंपनीज, चाहे कंपनी लॉ पढ़ ले, चाहे पार्टनरशिप पढ़ ले, चाहे कुछ भी पढ़ ले, तो ये एक वर्ड आता ही आता है। इसका मतलब होता है कि एक आदमी की और एक जगह की एंटिटी अलग अलग है। तो जैसे ये एनपीओ है, एनपीओ की भी एंटिटी अलग है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी अलग है, ओके। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। ये को कैसे इलेक्ट होते हैं, ये कैसे चलते हैं? जो इनके इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये उनके थ्रू ही चलाए जाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। जो मेंबर्स हम चुनते हैं, मेंबर्स के द्वारा ही ये चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी आएगा, कोई भी बनाएगा, चला जाएगा। जो उसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही कुछ लोगों को चुनते हैं और वही इसको चलाते हैं, रन करते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो फंडिंग होती है वो सोशलाइज्ड होती है। कोई भी फंडिंग करता है अपने उससे, डोनेशन, एज अ डोनेशन, ठीक है। और डोनेशन को ऐसे ही थोड़ी यूज करते हैं, उसको सही प्रॉपर यूज भी करना आना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है वो, इसलिए क्या कहा गया कि इसको मैनेज करता है, कौन करता है मैनेज? इलेक्टेड मेंबर, जिन पे विश्वास होता है वो। मेजर सोर्स ऑफ इनकम मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सबसे पहला तो इनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है डोनेशन जो ये यूज करते हैं। डोनेशन आती है जो इनके ऊपर, कंपनी के पास, जो एनपीओ के पास जितनी भी डोनेशन आती है वो, ठीक है। फिर सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सरप्लस मतलब हमने बजट बनाया किसी चीज का 1 लाख रुपीज। सरप्लस का मतलब समझ लो 1 लाख रुपए हमने बजट बना दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए में हमारा काम हो गया 90,000 में, तो कितने रुपीज बचे? 10,000। तो ये 10,000 अगर हमारी कोई वैसी कंपनी होती जिसको, जो कौन सी कैसी कंपनी होती, प्रॉफिट मोटिव कंपनी होती, तो हम इस 10,000 का क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट कर देते अमंग द मेंबर्स, ठीक है। गुड।
तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब हमारे को क्या करना है, इस पैसे को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना अमंग द मेंबर्स। इस पैसे को हमने कहाँ यूज करना है, अगले काम के लिए। समझ में आया? तो इसके अंदर जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, अब अकाउंट्स और फॉर्म ऑफ अकाउंट हमारे को ये पढ़ना है। अकाउंट इसके कैसे होते हैं, अकाउंट सबसे पहले तो हम अकाउंट देख लेते हैं। ये अकाउंट अपना, जैसे सारी कंपनी अकाउंट बनाती है, अच्छा इसको प्रॉफिट मोटिव तो चाहिए नहीं इसको, तो फिर ये अकाउंट क्यों बनाते हैं? अगर ये प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये अकाउंट को क्यों मेंटेन करते हैं अपने, जिससे सही पैसा सही जगह यूटिलाइज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे पास इस टाइम कितना पैसा है, किस टाइम कितना पैसा कहाँ लग गया। समझ में? इन सबका हिसाब रखने के लिए हमारे को अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अब फॉर्म ऑफ अकाउंट में क्या क्या है वो देख लेते हैं कि इसमें कितने टाइप के अकाउंट बनते हैं वो सब। फॉर्म ऑफ अकाउंट में हमारे 3 टाइप के अकाउंट बनते हैं। पहले है हमारा रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आप लोग अवेयर है, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट सॉरी, उससे आप वो नहीं बता आपको। बट अब हमारे इससे आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमारे को हमने अकाउंट्स पढ़ा था, सबसे लास्ट में अकाउंट था हमारा जो फीचर्स था। अब अकाउंट देख लेते हैं कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट होते हैं हमारे 3 टाइप के। सबसे पहले है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, जितना भी हमारे पास कैश आया वो रिसिप्ट, और जितना भी हमने दिया एक ऑर्गेनाइजेशन में वो पेमेंट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं, अभी से मतलब समझेंगे, डिटेल में भी समझेंगे। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितनी भी हमारे पास एक साल में इनकम आई वो इनकम के अंदर, और जितना एक्सपेंडिचर हुआ वो एक्सपेंडिचर के अंदर। तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। तो अब आप बैलेंस शीट हमारा सेम है, बैलेंस शीट में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बैलेंस शीट हमारी सेम ऐसी रहेगी जैसे पहले थी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है। इसको अगर हम कैश बुक कह दें तो हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि कैश बुक में भी हम यही करते हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में करते हैं। और इसके अंदर अगर हम रियल अकाउंट का रूल लगा दें तो भी हम गलत नहीं होंगे। रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो रियल अकाउंट में हम ये वाली चीजें मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कैश है। ठीक है, कैश आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, तभी इसका जो अकाउंट बनता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। रिसिप्ट, इसका जो फॉर्मेट है वो ऐसे बनता है, इसका फॉर्मेट है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आता है, इसमें आता है रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। ओके, ये इसका फॉर्मेट है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे को क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है हमारे को, अगर हम इसको कहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम गलत नहीं होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को क्या कहते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो जाएगी, और जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगी नेट प्रॉफिट के नीचे। होता था ऐसा, बट अब हमारे को क्या करना है, इसी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो हमारा रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का। 3 अकाउंट होते थे ना, एक रियल, एक नॉमिनल और एक पर्सनल। तो इसके अंदर 2 अकाउंट बनेंगे, एक नॉमिनल और एक रियल। रियल अकाउंट हमने पढ़ लिया, अब हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमारा, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज या लॉस आर डेबिट, प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिट।
ये कहता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो फिर इसके बाद अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट भी सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे क्या कहा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देते हैं। एक्सपेंडिचर अमाउंट, एसेट अमाउंट, क्लियर है। और बैलेंस शीट के अंदर हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट तो हमारी वैसी ही बनेगी जैसे इसका फॉर्मेट है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, क्लियर है। तो स्टूडेंट अब एक और बात बताने जा रहा हूं मैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे तुम्हारी लाइफ मेंबरशिप फीस आए या आपकी इस साल की नहीं, अगर हम एडवांस पेमेंट भी ले रहे हैं, कहीं से एडवांस पेमेंट भी ले रहे हैं, तो उसको हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आने का मतलब वो चाहे किसी भी साल का आए, पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। बट अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आए तो ये बनता है हमारा एनुअली, ये बनता है हमारा एनुअली। अगर हमने एडवांस पेमेंट लिया है तो वो इसके अंदर एंट्री नहीं होगा, वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, किसकी, बैलेंस शीट की। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। अब शुरू करते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं आज, फिर वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली, एक रोटरी क्लब है न्यू दिल्ली में, उसके हमारे को प्रिपेयर करनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। वैसे मैंने क्वेश्चन बताया था कि हमारे को बुक बनानी है रोटरी क्लब का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहली एंट्री है इसकी, तो रिसिप्ट जिसके अंदर पैसा आएगा, तो ये डेबिट साइड है इसकी और ये क्रेडिट साइड है। इतना तो हमने कैश बुक में पढ़ा था 11वीं क्लास में। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहली एंट्री है कैश इन हैंड एज 1 अप्रैल 2018। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, कैश बैंक जो इसका बैलेंस है, ठीक है, 7548,000 48,000 and that is 55,500, ओके। अब इन्होंने क्या कहा, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। अब हमारा एक एक टर्म आता रहेगा, हम उसको भी समझते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। जब भी हम किसी क्लब के साथ जुड़ते हैं तो हमारे को उससे जुड़ने से पहले एक एंट्री फीस देनी पड़ती है, तो उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। जैसे अब चलो इसको भी छोड़ो, जब हम कोई ना कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं जो पेड होता है, एप्लीकेशन जो पेड होता है, जैसे हॉटस्टार हो गया, Amazon प्राइम हो गया, तो ये सब क्या है, पेड ऐप है। तो अगर हमारे को इनका सब्सक्राइब करते हैं ना, उनको सब्सक्रिप्शन देते हैं ना उनको, तो उसी को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमने एंट्री कर ली। तो ऐसे ही हमारे को किसी भी क्लब में जाना हो तो हम उसके लिए एंट्री करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे को सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करिए, हमने कलेक्ट करिए ना, तो कलेक्ट क्या होगा, इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो टू सब्सक्रिप्शन आएगा यहाँ पे, टू सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 31 मार्च 2018, मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, ओके। और कितना कितना अमाउंट है, 15,000, 220 एंड 6,000, ये अमाउंट हो गया इसका। तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 6 21, 21, 20, 41, 241, तो ये कितना आ जाएगा, 2,41,000। क्लियर है। इसके बाद डोनेशन रिसीव, डोनेशन रिसीव क्या है, रिसीविंग है या हमने दिया है,
रिसीविंग है ना, हमारे पास अमाउंट आया होगा, तो यहाँ पे आएगा टू डोनेशन। कितना अमाउंट है? 25,000। फिर उसके बाद इन्होंने कहा 8% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, नहीं सॉरी, इससे पहले एंट्री थी डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन। हमने डोनेशन रिसीव करी पवेलियन के लिए, तो टू डोनेशन। अब इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नाम दिया गया है, तो ये भी इसके अंदर एंट्री होगी। क्यों एंट्री तो होगी? क्योंकि हमने डोनेशन को रिसीव करा, कोई भी पेमेंट आएगी तो हम उसकी एंट्री करेंगे। डोनेशन फॉर पवेलियन कितना है? 2 लाख। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1st-7/2018। 8% इन्वेस्टमेंट हमने क्या करे? परचेज करे हैं। तो परचेज का मतलब क्या होगा? परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज जब भी हम कुछ, अच्छा इन्वेस्टमेंट परचेज करें तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्या गया? गया हमारे पास से, तो यहाँ पे आएगा ये पेमेंट में टू बाय, सॉरी क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय आता है ना, बाय 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट इज 2 लाख। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, हमने क्या करा? रिफ्रेशमेंट को परचेज करा, तो कैश, जब कुछ खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। बाय रिफ्रेशमेंट एंड द अमाउंट इज 12,000। ओके। रेंट पेड, अब पेड रेंट हमने पे करा, तो ये क्या आएगा? रेंट पेड मतलब कैश गया, कैश गया। तो रेंट की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रियल अकाउंट में हमारा कैश क्या है? टू कैश, सॉरी टू रेंट। अमाउंट इज कैश गया है हमारा, सॉरी। ओके 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 बाय रेंट एंड द अमाउंट इज कैश क्रेडिट था 6,000। ओके, मैं नॉमिनल कर। एंट्रेंस फीस रिसीव, अब हमारे पास क्या रिसीव हुई है? एंट्रेंस फीस। तो टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस मतलब सब्सक्रिप्शन दिया किसी ने या एंट्री के टाइम पे फीस दी है, ठीक है। कितनी है? 18,000, 18 के। हेनारियम में दिया सेक्रेटरी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? एक वर्ड आया है यहाँ पे हेनेरियम, इसका मतलब होता है जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे हमारा क्लब है, हमने क्लब में अमिताभ बच्चन को बुलाया, अमिताभ बच्चन को कहा कि तुम यहाँ पे आके बोलो, तो वी हैव टू पे समथिंग टू हिम ना, तो जो हम उसको देंगे उसको बोलते हैं हम हेनेरियम, ठीक है। तो हमने किसको दिया? सेक्रेटरी को दिया। तो इसके अंदर हमारे पास डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा? क्रेडिट आएगा ना, क्योंकि हमने ये पे करा है बाय हेनेरियम टू सेक्रेटरी एंड द अमाउंट इज 10,000। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, हमने परचेज तो कर लिया इसको, इस पे हमारे को अब इंटरेस्ट मिलेगा या हम देंगे? मिलेगा ना हमारे को, तो वो कहां पे आएगा? डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट इज 9,000। फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर को परचेज करा, तो हम पैसा देंगे अपना, बाय फर्नीचर। कितना? 20,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट थी 6,000 की, जो 4,000 का बिका। अब एक बात बताओ, मेरा ये मोबाइल 10,000 का है, मेरा मोबाइल ही तो 10,000 का है, मेरे पे पैसा तो उतना ही आएगा ना जितने का ये होगा,
समझ में आ रहा है? जितने का मैं इसे बेचूंगा, जितना मेरे पास कैश आएगा उसी की तो एंट्री करूंगा। तो मैंने इसे बेचा 6,000 का माल मैंने 4,000 में बेचा, तो मेरे पास कितना पैसा रिसीव हुआ? 4,000 हुए ना, 4,000 रिसीव हुए। तो यहाँ पे आएगा टू फर्नीचर, क्या हुआ? टू फर्नीचर 4,000। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। अब हमने क्या खरीदा है? स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है। तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 80,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल है। ओके। एंड नाउ सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, जो हमने रिफ्रेशमेंट खरीदी, रिफ्रेशमेंट खरीदी उसको हमने बेच दिया, और बेचने के बाद हम पे क्या आएगा? पैसा आएगा। टू रिफ्रेशमेंट कितने की बिकी? 30,000 rupees. रिफ्रेशमेंट 30,000 रुपीज। ओके। फिर इसके बाद सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस पता है क्या होता है? ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सैलरी और वेजेस हम क्या करते हैं? लेते हैं या देते हैं? देते हैं। तो यहाँ पे बाय सैलरी एंड वेजेस एंड द अमाउंट इज 74,000। ओके। एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूड अनपेड एक्सपेंसेस। अब इसे देखना जरा ध्यान से। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है जिसके अंदर इंक्लूड है अनपेड एक्सपेंसेस भी, ठीक है, वो 25,000 की। तो हम उसकी एंट्री करेंगे जो हमने पे करा है। अनपेड एक्सपेंसेस जो हम पे करा है, तो हमारा कितना आएगा इसमें? 20,000 बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितने की है? 25,000 की। Yes, sir. और हमने अनपेड कितना है इसमें से? 5,000। तो कितना बचा? 20,000। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 6200 बाय कैश या बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 6200। डेप्रिसिएशन से कैश का कोई मतलब नहीं है, तो वो इसके अंदर एंट्री नहीं होगी। अब जो एंट्री होगी वो किसकी होगी? इसके टोटल कर। तो टोटल करो यहाँ पे, टोटल करो कितना आएगा? टोटल करो कितना आएगा? तो स्टूडेंट जो इसका टोटल आया वो आया 5,82,400। ओके, सॉरी 500। तो यही अमाउंट यहाँ पे रखेंगे जैसे हमने अब तक पढ़ते आए हैं बैलेंस फिगर का। दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड सेम अमाउंट रहेगा। तो 5,82,500। अब यहाँ पे जो इसका अमाउंट बचेगा उसको कैसे लिखना है? अब इसको क्या हुआ? हमारी इनकम रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है। हमारा गैप जो डिफरेंस आया 1,54,100 का, उसका मतलब क्या है? हमारी इनकम या रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट हमारी कम हुई है, तो हमारे पास पैसा बचा है। तो इस पैसे को हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इस पैसे को हम कहेंगे सरप्लस, जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया है। बाय सरप्लस एंड अमाउंट इज 1,54,100। तो जो इसका सरप्लस अमाउंट आएगा वो आएगा 1,54,300। ओके। तो ये स्टूडेंट्स ये वीडियो थी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने सीखा आज, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कल हम बनाएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।